अखबारों की ये सुर्खियां देखिए जिसमें लिखा है कि हमें बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए वरना हमें ईडी पर कुछ कठोर टिप्पणी करनी पड़ सकती है। तो क्या मोदी और अमित शाह की ईडी अब देश के सामने बेनकाब हो चुकी है कि हमें बोलने पर मजबूर मत कीजिए वरना हमें ईडी पर कुछ कठोर टिप्पणी करनी पड़ सकती है। यह शब्द हमारे नहीं है, यह अखबारों की सुर्खियां जो बता रही हैं कि यह फटकार सुप्रीम कोर्ट की है, देश की सबसे बड़ी अदालत की, और यह शब्द भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पीआर गवई के हैं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, एक एक करके अब हम आपके सामने ईडी के एक्शन को लेकर उठे उन तथ्यों को भी रखेंगे जिसको देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना पड़ रहा है गवई साहब को, बात सिर्फ इतनी नहीं, आगे भी बहुत कुछ बोले हैं वो कि ईडी की कार्यशैली को लेकर पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है सरकार को भी। कौन कह रहा है? गवई साहब। दुर्भाग्यवश मुझे महाराष्ट्र में इसका अनुभव है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि मुझे महाराष्ट्र में इसका अनुभव है। अब एक एक वाक्य को ध्यान से सुनिएगा। याद दिला दें, इससे पहले भी पिछले महीने ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने यह कहा था कि आपकी ईडी हर सीमा पार कर चुकी है। आपकी ईडी यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं ईडी ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं पिछले महीने, और अब कह रहे हैं कि हमें बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए। यह मामला क्या है वो भी आपको बताएंगे, मगर पहले इसके मायने समझिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। सोचिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के खेल को एक बार फिर से एक्सपोज नहीं किया होता, पकड़ा नहीं होता, तो अब तक इस देश में विपक्षी दल बच ही नहीं पाते। विपक्ष का कोई नेता आपको दिखाई नहीं देता, ना विपक्ष की कोई सरकारें होती और ना ही विपक्ष की कोई आवाज होती, ना कोई पत्रकार सवाल पूछ पाता, ना आवाज उठा पाता। अब ये लोग कौन हैं जिन्होंने ईडी का ऐसा इस्तेमाल किया, राजनीतिक इस्तेमाल, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि हमें बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए। क्या यह साधारण बात है? क्योंकि टिप्पणी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है, तो क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि देश के संघीय ढांचे को नकारने वाली इस संस्था का राजनीतिक हित क्या है? वो कौन है जो राजनीतिक हित साध रहा है? और क्या आप नहीं जानते हैं कि पिछले 11 साल में विपक्ष को इसी ईडी की जांच के नाम पर कितना डराया गया? विरोधी दल के नेताओं को जेल तक में डाल दिया गया, सरकारें तक, विपक्ष की सरकारें तक गिरा दी गई, पार्टियों को तोड़ दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ईडी को लगी इस फटकार के बाद सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। याद करिए, सब कुछ एक एक वाक्य आपकी नजरों के सामने से गुजरेंगे। इस लाइन को आप फिर से सुनिए और अपने जहन में रखिए कि चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि हमें बोलने के लिए मजबूर मत करिए वरना ईडी पर कुछ कठोर टिप्पणी कर देंगे। दुर्भाग्यवश चीफ जस्टिस कहते हैं कि मुझे महाराष्ट्र का अनुभव है। आगे कुछ उदाहरण आपके सामने रखेंगे एक एक करके, जो शायद आप भूल गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे फटकार लगाई है, कब कब। लेकिन पहले याद करिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी से पूछा कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाइयों के लिए क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मामला यह था कि अदालत ने कर्नाटक हाई कोर्ट, जी हां, कर्नाटक हाई कोर्ट का यह मामला था, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री यानी कि विपक्ष के मुख्यमंत्री सीतारमैया की पत्नी बीएम पार्वती और राज्य मंत्री सुरेश के खिलाफ संबंध रद्द करने के आदेश दिए थे। किसने? हाई कोर्ट ने। और उसी मामले को ईडी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है, इसी उम्मीद से कि हाई कोर्ट का फैसला पलट जाएगा और विपक्ष के दूसरे नेताओं की तरह सीतारमैया का परिवार भी फंस जाएगा। मगर हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लताड़ा यह कहते हुए कि अपील पर जब सुनवाई नहीं होगी, यह कहा, यानी कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी की अपील को ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई ने ईडी को एक्सपोज कर दिया। यानी देश की सबसे बड़ी कोर्ट में ईडी फिर से बेनकाब हो गई। तो क्या यह सवाल नहीं बनता कि इस देश में ईडी के जरिए कितना खतरनाक खेल खेला जा रहा है? जगह जगह पर देश का राजनीतिक ढांचा, लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर किया जा रहा है। उसी के साथ संघीय ढांचे पर भी ईडी के छापों से हमले हो रहे हैं बार बार। अब कुछ मामले एक एक करके हमने कहा ना आपके सामने रखेंगे, सिर्फ इसी मकसद से कि आपको याद दिलाएं कब कब क्या क्या हुआ। मालूम नहीं यह कैसा विभाग है, इसके अफसर कैसे हैं, किस कानून ने
इस विभाग को राजनीतिक हथियार में बदल दिया। आपको याद होगा, इसके जो निदेशक थे संजय कुमार मिश्रा, बार बार उनका सेवा विस्तार हुआ, रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, यानी एक ही अफसर ईडी के मुखिया की कुर्सी पर बैठने के काबिल था। यह मैंने नहीं कहा था, यह कोर्ट ने कहा था कि भाई 5 साल से एक ही पद पर एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है। तब भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या देश में दूसरा योग्य व्यक्ति नहीं मिला। कोर्ट ने डांटा, फटकार लगाई, कहा कि निदेशक को हटाएं, और हटाना पड़ा। इस देश में डर का सबसे बड़ा नाम ईडी, खासतौर पर विपक्ष के नेताओं के लिए। उसे डराने के नाम पर ईडी का इस्तेमाल हुआ, जिसका नाम सुनते ही विपक्ष के नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं, अपनी ही पार्टियों को तोड़ देते हैं, अपनी ही सरकारें गिरा देते हैं और फिर थरथराते हुए बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उनके सारे पाप धुल जाते हैं। आज उसी ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से लताड़ लगाई। मगर अब याद कीजिए, हरियाणा चुनाव में क्या हुआ था। सितंबर 2024 उसके आसपास का यह वाकया है। तब उस वक्त कांग्रेस के एक नेता, उनके घर पर ईडी का छापा पड़ता है, उनकी गिरफ्तारी होती है और मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंचता है। और तब कोर्ट यह कहता है कि यह गिरफ्तारी अवैध है। इतना ही नहीं कहता, वो कांग्रेस के नेता के गिरफ्तारी को लेकर ईडी को लताड़ लगाता है। कोर्ट ने फटकार लगाई थी, अवैध गिरफ्तारी तक कहा था, और कहा था कि भाई 14 घंटे पूछताछ करके आप कोई हीरो नहीं बन जाते। अवैध खनन मामले में सुरेंद्र पवार करीब 70 दिन तक अंबाला के जेल में कैद रहे, और फिर हुआ यह कि 70 दिनों में ही ईडी का केस पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। वैसे भी माना जाता है कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां ईडी प्रकट हो जाती है। प्रकट। अब याद करिए झारखंड का किस्सा। झारखंड में चुनाव हुआ, तब क्या हुआ? ईडी की एंट्री होती है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, हेमंत सोरेन को कुर्सी छोड़नी पड़ती है, और जिन चंपई सोरेन के लिए हेमंत सोरेन तैयार होते हैं, उन्हें सीएम बनाते हैं, और 5-6 महीनों में जब वो जेल में रहते हैं, बाहर आते हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, ईडी हाई कोर्ट में बचाव नहीं कर पाती, तो हेमंत सोरेन बाहर निकलते हैं, उन्हें जमानत मिलती है, और जब वो वापस लौटकर सीएम बनते हैं, तो जिन चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन ने खुद सीएम बनाया था, वो बीजेपी में वही चंपई सोरेन शामिल हो जाते हैं। अमित शाह के साथ तस्वीरें आती। आम आदमी पार्टी, उनके सांसद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ना जाने ऐसे कितने किस्से हैं। जमानत मिली। राहुल गांधी जब चाहा तब सम्मन भेज दिया। तेजस्वी यादव, ईडी घर पहुंच जाती है, ताकि कोशिश यह कि विपक्ष को बार बार यह याद दिलाया जा सके कि डर का दूसरा नाम ईडी है। बाकायदा आंकड़े क्या बताते हैं कि कम से कम 25 ऐसे नेता हैं जो जांच एजेंसियों की कार्रवाई की वजह से अपनी पार्टी को छोड़ देते हैं और बीजेपी में चले जाते हैं, और इन 25 में से 23 को उनके खिलाफ चल रहे मामलों से राहत मिल जाती है। यानी कि आप पाक साफ हो गए, दाग धुल गए। ईडी ने 193 मामले दर्ज किए, 193, लेकिन सिर्फ 2 में सजा हुई। तो क्या यह सामान्य बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यह बोल रहे हैं कि हमें बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए, वरना हमें ईडी पर कुछ कठोर टिप्पणी करनी पड़ सकती है? दोस्तों, मामला गंभीर है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलते चलते एक दरख्वास्त, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां कलम गुलाम नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।